हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं आप सभी काफ़ी अच्छे और मज़े में होंगे। मैग्नेट ब्रेन्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक के लिए हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम पढ़ रहे हैं हमारी कक्षा 4 का हिंदी पाठ्यक्रम। इसी पाठ्यक्रम में हम आ चुके हैं हमारे पाठ 7 पर, नकली हीरे। पिछले वीडियो में हमने इस पाठ की पूर्ण व्याख्या देखी थी। पुराने वीडियोस को देखने के लिए आप आई बटन पर क्लिक कर सकते हैं या फिर उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए, आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ 7 नकली हीरे, इस पाठ का अभ्यास यानी कि प्रश्नोत्तर। चलिए शुरू करते हैं। बातचीत के लिए पहला प्रश्न, राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार किसे और क्यों चुना। राजा ने किसे अपना सलाहकार चुना? जो नवयुवक चुप खड़ा था। और क्यों? क्योंकि उसने ईमानदारी से उत्तर दिया था। राजा ने अपने पुत्र का सलाहकार नवयुवक को चुना क्योंकि उसने राजा को सही तथा स्पष्ट उत्तर दिया था, बिल्कुल ईमानदारी से। है ना बच्चों। प्रश्न 2, दरबारियों ने राजा के उपहार की जोहरी से तुरंत जांच करवाई। इससे उनके बारे में क्या क्या बातें पता चलती है, कौन कौन सी बातें पता चलती है। हमें सबसे पहले क्या पता चलता है उनके बारे में? सबसे पहली तो ये बात पता चलती है कि वह राजा पर भी भरोसा नहीं करते। उन्होंने जब उपहार देखा, हीरा देखा, तो तुरंत जौहरी के पास गए। अगर यदि वे राजा पर भरोसा करते तो उसकी जांच न करवाते। और दूसरी बात यह पता चली कि उन्होंने वह उत्तर केवल उपहार के मोह में, उपहार के लोभ में दिया था। दरबारियों ने राजा के उपहार की जौहरी से तुरंत जांच करवाई। इससे उनके बारे में यह बात पता चलती है कि वे लोग बहुत ही लालची हैं, बहुत ही लोभी हैं, तथा उन्होंने हीरे व पुरस्कार के लालच में ही राजा को उत्तर दिया था, वो भी झूठा उत्तर दिया था। इसके अलावा यह भी पता चलता है कि उन लोगों को राजा पर भी भरोसा नहीं था, राजा पर भी विश्वास नहीं था, वरना वे जौहरी के से हीरों की पहचान करवाते ही नहीं। ठीक है बच्चों। चलिए प्रश्न 3, नवयुवक दरबारी राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप क्यों खड़ा था। जो नवयुवक था हमारी कथा में, वह चुपचाप क्यों खड़ा था? क्योंकि वह झूठा उत्तर देकर के राजा को प्रसन्न नहीं करना चाहता था, वह सत्य बोलना चाहता था। नवयुवक दरबारी राजा के झूठी प्रशंसा करके उन्हें प्रसन्न नहीं करना चाहता था, इसीलिए वह राजा का प्रश्न सुनकर भी चुपचाप खड़ा रहा। ठीक है बच्चों। आगे, चित्रकथा के अनुसार काननपुर का राजा बहुत ही बुद्धिमान था। क्या आप इस बात से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण भी बताइए, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? हमें क्या लगता है, क्या वह राजा बुद्धिमान था? बिल्कुल था। क्यों? क्योंकि एक सही सलाहकार को चुनने के लिए हमें उसकी सत्यवादिता, उसकी ईमानदारी पर भरोसा होना चाहिए। इसी का परीक्षा करने के लिए राजा ने सभी को हीरे दिए, सब किसी को नकली, किसी को असली। तो इस परीक्षा से उन्होंने सही सलाहकार को चुना, इसीलिए राजा बुद्धिमान तो था। राजा ने अपने पुत्र के लिए सलाहकार को चुनने के लिए लोगों की परीक्षा ली और एक योग्य सलाहकार को चुना। एक अच्छा सलाहकार वही होता है जो हमें सही सलाह दे, न कि हमारी झूठी प्रशंसा करे। अतः हम इस बात से सहमत हैं कि काननपुर का राजा बहुत ही बुद्धिमान था। है ना बच्चों, इस बात से, इस कहानी से यहाँ पर हमें एक और चीज़ यह भी सीखने को मिलती है कि कभी भी जीवन में हमें भी किसी की झूठी प्रशंसा केवल उसका उपहार या उसे खुश करने के लिए, उसका उपहार पाने के लिए हमें किसी की झूठी प्रशंसा नहीं करनी चाहिए कभी भी। और जो आपकी यदि कोई प्रशंसा कर रहा है, आपको बहुत अच्छा बता रहा है, ज़रूरी नहीं है कि वह भी आपसे सत्य कह रहा हो सकता है वह आपसे उपहार पाने के लिए, आपको अच्छा महसूस करवाने के लिए, आपसे मतलब निकलवाने के लिए आपकी झूठी प्रशंसा कर रहा हो। इसीलिए हमेशा सत्य बोलना चाहिए और सत्यवादिता का ही उपदेश करना चाहिए, दूसरों को भी सत्य बोलने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। प्रश्न 5, जब राजा ने अपने पुत्र को सलाहकार की घोषणा की, तब सभी दरबारियों को कैसा लगा होगा? उन्हें क्या क्या लगा होगा? उन्होंने क्या क्या सोचा होगा? क्या सोचा होगा दरबारियों ने? सबसे पहले तो यह सोचा होगा कि काश यदि हम भी ईमानदारी से और सत्य जवाब देते, सत्य उत्तर देते, तो हमें भी यह पद मिल सकता था और हमें हीरा भी असली मिल सकता था। है ना? इसी बात को सोचा होगा दरबारियों ने। जब राजा ने अपने पुत्र के सलाहकार की घोषणा की, तब सभी दरबारी को अचंभा हुआ होगा और बुरा भी लगा होगा। वे यह सोच रहे होंगे कि काश उन्होंने भी ईमानदारी से उत्तर दिया होता तो सलाहकार का पद उन्हें मिल जाता। है ना बच्चों?
चलिए अब आगे आया है सोचिए और लिखिए। यहाँ पर हमें सोच करके लिखना है। चित्रकथा के दिए गए अंश को ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक हमें चित्रकथा का अंश दिया हुआ है। इस बारे में समूह पर चर्चा कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस चित्र पर आधारित हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न, चित्रकथा के इस अंश में कुल कितने चित्रखंड हैं? कितने चित्रखंड हैं? चित्रखंड यानी कि चित्र के टुकड़े। यह एक खंड हो गया, एक, यह हो गया दूसरा और यह हो गया तीसरा। तो कितने चित्रखंड हुए? यहाँ पर इस अंश में हुए कुल 3 चित्रखंड। ठीक है बच्चों। आगे, यहां मुख्य पात्र कौन कौन है? देखते हैं यहां पर मुख्य पात्र कौन है। सबसे पहले तो एक दरबारी है ना, जिसे हीरा मिला है, राजा है और नवयुवक है। यहां पर मुख्य 3 पात्र हैं। कौन कौन से? दरबारी, राजा और नवयुवक मुख्य पात्र हैं। बीच वाले चित्रखंड में क्या हो रहा है? बीच वाला चित्रखंड कौन सा है? यह वाला। इस चित्रखंड में क्या हो रहा है? दरबारी को अपने प्रश्न का जवाब देने के लिए, राजा के प्रश्न का जवाब देने के लिए उपहार में हीरा मिला है और वह उसे पाकर बहुत ही प्रसन्न है। यही हो रहा है बीच वाले चित्रखंड में। दरबारी हीरे के मिलने पर प्रसन्न हो रहा है ना बच्चों। यहाँ केवल चित्रों को देखकर कौन कौन सी बातें पता चल रही हैं? आइए हम इस पर विचार करते हैं। सबसे पहले तो क्या हो रहा है कि दरबारी ने राजा के प्रश्न का उत्तर दिया तो उसे यहाँ पर हीरा मिला, है ना। हीरे को पाकर वह बहुत प्रसन्न हुआ। जबकि दूसरे अगले चित्र में क्या हो रहा है? एक नवयुवक चुपचाप खड़ा है और राजा उसकी चुपचाप रहने का, उसकी चुप्पी का कारण जानना चाहता है। इतना हमें यह चित्र देख कर के समझ में आ रहा है ना। यहाँ केवल चित्रों को देखकर यह पता चल रहा है कि किसी दरबारी ने प्रश्न का उत्तर दिया तो राजा ने उसे उपहार में हीरा दिया। वहां एक नवयुवक चुप है, उसके चुप होने का कारण राजा जानना चाहता है। यही हमें चित्र देखकर पता चल रहा है। इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे क्यों रखा गया? आप भी इस चित्रकथा का कोई उपयुक्त शीर्षक दीजिए। आपको क्या लगता है क्यों दिया गया इस चित्रकथा का नाम शीर्षक नकली हीरे? और यदि कुछ और शीर्षक देना होता तो क्या हम उसका क्या शीर्षक रखते? इस चित्रकथा का नाम नकली हीरे इसीलिए रखा गया क्योंकि राजा ने दरबार में सभी को, दरबारियों को नकली हीरे बांटे थे। लेखक ने झूठ बोलने वाले सभी लोगों की तुलना नकली हीरों से की है। झूठ बोलने वाले कैसे होते हैं लोग? नकली हीरे के समान, जो बिल्कुल खोटे होते हैं। उनका कोई दाम नहीं होता, कोई मूल्य नहीं होता उनकी बात का। तुलना नकली हीरों से की है, इसीलिए पाठ का नाम नकली हीरे रखा गया है। यदि हम इस पाठ का शीर्षक रखते तो इस पाठ का नाम ईमानदारी का इनाम भी हो सकता था, क्योंकि नवयुवक को उसकी ईमानदारी का इनाम मिला था, है ना बच्चों। चलिए अब तीसरा, राजा ने नकली हीरों का पुरस्कार किन्हें दिया और क्यों? राजा ने नकली हीरों का पुरस्कार किन्हें किन्हें दिया था? उन सभी दरबारियों को दिया जो उसकी प्रशंसा करने वाले जितने भी थे, जो उन्होंने राजा की प्रशंसा की, नकली में, झूठी में प्रशंसा की, उन्हें सभी को नकली हीरों का पुरस्कार दिया। क्योंकि राजा भी यह जानते थे कि वे सभी दरबारी सिर्फ उन्हें प्रसन्न करने के लिए झूठी प्रशंसा कर रहे हैं। वे लोग झूठ बोल रहे हैं। कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। ठीक है बच्चों। चलिए अगला प्रश्न, राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे क्यों दिए? अपने उत्तर का कारण भी लिखिए। क्यों दिए सभी को नकली हीरे? सभी को नकली हीरे इसीलिए दिए क्योंकि सभी ने केवल राजा को प्रसन्न करने के लिए झूठी प्रशंसा की थी। वहीं पर जो नवयुवक था उसने केवल राजा की प्रशंसा के लिए झूठ नहीं बोला, उसने स्पष्ट उत्तर दिया। उसने सीधा कह दिया कि महाराज, आपसे पहले भी कई ईमानदार और उच्चतम राजा हो चुके हैं। राजा ने एक को छोड़कर अन्य सभी दरबारियों को नकली हीरे इसीलिए दिए क्योंकि राजा यह जानते थे कि सभी दरबारी केवल उन्हें प्रसन्न करने के लिए उन्हें सबसे बुद्धिमान और ईमानदार राजा बता रहे हैं। जबकि केवल उस नवयुवक दरबारी ने ही राजा से सच कहा। क्या बोला? कि उनसे पहले भी उनसे श्रेष्ठ राजा हो चुके हैं। इसीलिए राजा ने उसे असली हीरा दिया, उसे असली का पुरस्कार दिया, है ना बच्चों। चलिए अब आगे आता है शब्दों से मित्रता। यहां पर हमें कुछ शब्दों को उनके अर्थ से जोड़ना है इस टेबल के अंदर। देखते हैं। सबसे पहले हमें दिया हुआ है वृद्ध, जो कि होता है, जिसका अर्थ क्या होता है? बूढ़ा। दूसरा शब्द है निस्संदेह। निस्संदेह का अर्थ क्या होता है? संदेह न होना। संदेह मतलब, संदेह का अर्थ होता है शक
या डाउट, हमें किसी भी चीज पर संदेह नहीं होता, उसे कहते हैं निस्संदेह। अगला है बुद्धिमान। बुद्धिमान मतलब जिसके पास बुद्धि है, जिसके पास विवेक है, जो सोच समझ कर कार्य करता है, तो बुद्धिमान का अर्थ हुआ विवेकवान। श्रेष्ठ, श्रेष्ठ मतलब होता है सबसे ऊंचा, जो सबसे ऊपर हो, उसी को कहते हैं सर्वोत्तम। श्रेष्ठ का अर्थ हुआ सर्वोत्तम। और आखिरी शब्द है ठहरना। ठहरना का अर्थ क्या होता है? रुकना। किसी को बोलते हैं अरे ठहरो, ठहरो यानी कि रुको, रुकना। इस टेबल का मिलान आप भी कर लीजिए। ठीक है बच्चों, चलिए हमारी समझ, अब हमें हमारी समझ से यहाँ पर उत्तर देना है। क्या करना है? हमें उपयुक्त उत्तर पर सूरज या सितारे का निशान बनाना है। कुछ इस प्रकार से हमें यहाँ पर निशान बनाना है। नवयुवक दरबारी का उत्तर सुनकर राजा प्रसन्न हो गया। हाँ जी, राजा प्रसन्न हो गया, यहाँ पर हम सितारा बना देंगे। अप्रसन्न हो गया, भ्रमित हो गया या चिंतित हो गया, यह सब उत्तर गलत हैं। एक उत्तर सही है, राजा प्रसन्न हो गया। अगला, सबसे अलग अलग उत्तर देने वाले दरबारी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य सही है? वह सदैव झूठ बोलता था, वह राजा के पुत्र का सलाहकार बनना चाहता था, वह अन्य दरबारियों से अलग दिखना चाहता था, वह एक विनम्र नवयुवक था। क्या सही है? जो नवयुवक चुपचाप खड़ा था वह क्या झूठ बोलता था? नहीं। क्या वह राजा के पुत्र का सलाहकार बनना चाहता था? नहीं, ऐसा तो कहीं लिखा ही नहीं है। क्या वह अन्य दरबारियों से अलग दिखना चाहता था? ऐसा भी कोई बात नहीं है। वह केवल एक विनम्र नवयुवक था। यह उत्तर सही है, यहां पर सितारा लगा दीजिए। भाषा की बात। अब आते हैं हमारी भाषा को सुधारने की कुछ अभ्यास पर। यहां पर 2 वाक्य दिए हुए हैं, आइए पढ़ते हैं। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक बेटा था। काननपुर के बुद्धिमान और वृद्ध राजा का एक ही बेटा था। इन दोनों पंक्तियों को ध्यान से देखिए, दोनों में क्या फर्क है, क्या अंतर है? आपको क्या लगता है इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, एक में लिखा है राजा का एक बेटा था, यानी कि एक बेटा था, अन्य पुत्र भी, अन्य पुत्री पुत्र, अन्य भी बच्चे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ दूसरे वाक्य में क्या लिखा है? एक ही बेटा था। ही शब्द का प्रयोग करने से क्या हो गया? यहाँ पर स्पष्ट हो गया कि एक ही पुत्र था, एक ही संतान थी, उसके अलावा और कोई संतान नहीं थी राजा के। पहली पंक्ति को पढ़ने पर यह पता चलता है कि काननपुर के राजा के किसी एक बेटे की बात की जा रही है। उनकी और भी संतानें हो सकती हैं, लेकिन दूसरी पंक्ति को पढ़ने के बाद यह पता चलता है कि काननपुर के राजा का मात्र एक ही पुत्र था, एक ही संतान थी, उनकी और कोई संतान नहीं थी, है ना? तो यह हो गया अंतर इन दोनों पंक्तियों के बीच में। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप भी कक्षा में 5-5 समूह बनाकर ही शब्द से बनने वाले 4 वाक्य लिखिए। 4 वाक्य किससे लिखने हैं हमें? ही शब्द का प्रयोग करके। आइए हम बनाते हैं 4 वाक्य। मुझे यहाँ से घर ही जाना है, मुझे यहाँ से घर ही जाना है। गरिमा की एक ही बहन है, ही शब्द का प्रयोग करना है। यह चित्र सुमन ने ही बनाया है, यह चित्र सुमन ने ही बनाया है। डिंपल ही भानु की मित्र है। क्या है? डिंपल ही भानु की मित्र है। इसी प्रकार यहाँ पर 4 वाक्य हमने बना लिए। आप और भी अन्य बना सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी, अपनी बुद्धि का उपयोग करके और भी वाक्य बना सकते हैं ही शब्द का प्रयोग करके। ठीक है बच्चों, चलिए नीचे दिए गए वाक्यों में से जो आपको अपने लिए उपयुक्त लगते हैं उनके सामने सही का निशान लगाइए। आपकी पुस्तक में आपको यह गतिविधि दिखेगी, इसमें आप पढ़ सकते हैं। आपको जो भी यहाँ पर पसंद है, जैसे कि मुझे कहानियाँ कविताएं पढ़ना पसंद है, पहेली हल करना पसंद है, चित्रकारी या आगे अन्य भी संगीत सुनना आदि आदि काफ़ी सारी गतिविधियाँ यहाँ पर दी हुई हैं। इन सभी में से आपको जो अपने लिए उपयुक्त लगती है, कि जैसे यदि आपको संगीत सुनना पसंद है, चित्रकारी करना पसंद है, आपको बागवानी यानी कि गार्डनिंग करना पसंद है, आपको जो जो अपने बारे में सत्य लगता है, सही लगता है, उस पर आप सही का निशान लगा दीजिए। ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या करना है? आपने जिन जिन पर भी अपनी मनभावन गतिविधि को चुना है उनके ऊपर एक गद्य लिखिए, एक अनुच्छेद लिखिए। अनुच्छेद मतलब क्या होता है बच्चों? अनुच्छेद मतलब होता है एक छोटा सा 5 से 10 लाइन का एक पैराग्राफ, एक छोटा सा वाक्य। ठीक है, 5 से 10 लाइन आप उस गतिविधि के बारे में लिखिए कि आप चित्रकारी करते हैं तो आपको चित्रकारी कैसे करना पसंद है, आप कौन से रंग इस्तेमाल करते हैं, किस प्रकार की चित्रकारी करते हैं। इस प्रकार से आप एक अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो यह गतिविधि आपके लिए बहुत ही रोचक होने वाली है। आगे बढ़े बच्चों, चलिए
सब दरबारियों ने बारी बारी से यही उत्तर दिया। उपर्युक्त पंक्ति में बारी शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। इसी प्रकार से हमें और भी कुछ शब्द दिए हुए हैं, जैसे धीरे धीरे, भिन्न भिन्न। इनका प्रयोग करके हमें वाक्य बनाने हैं। आइए हम वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले है धीरे धीरे। धीरे धीरे रोगी स्वस्थ हो गया। भिन्न भिन्न। भारत में भिन्न भिन्न भाषाएं बोली जाती हैं। साथ साथ। मैं और मेरी बहन साथ साथ स्कूल जाते हैं। बार बार। मुझे बार बार गांव जाने का मन करता है। क्या हो गया यहाँ पर? बार बार, साथ साथ, भिन्न भिन्न और धीरे धीरे। ये शब्द 2 बार आए, इनका हमने वाक्यों में प्रयोग कर लिया। ठीक है, आगे। कृपा करके स्पष्ट उत्तर दीजिएगा। यहाँ पर कृपा शब्द का उपयोग किया है। कृपा जैसा शब्द प्रयोग किया जाता है विनम्रता को दर्शाने के लिए। हम निवेदन कर रहे हैं, है ना। नीचे दिए गए ऐसे अन्य विनम्रता पूर्वक शब्द हैं, उनका हमें वाक्यों में प्रयोग करना है। जैसे कि कृपया। कृपया का बनेगा कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान कीजिए। जब हम पत्र लिखते हैं, हम स्कूल में छुट्टी के लिए आवेदन देते हैं, तो उसमें हम इसी प्रकार से लिखते हैं, कृपया मुझे 2 दिन का अवकाश प्रदान कीजिए। धन्यवाद। आपके उपहार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम जब किसी को थैंक यू बोलते हैं, किसी को धन्यवाद देते हैं, तो यह शब्द उपयोग किया जाता है। क्षमा कीजिए। हम जब किसी से माफ़ी मांगते हैं, क्षमा कीजिएगा, मैंने आपकी बात नहीं सुनी। अब आ गया अगला, आपका आभार। इस समारोह में शामिल होने के लिए आपका आभार। आभार यानी कि हम आपके आभारी हैं, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप इस सम्मेलन में आए। तो इस प्रकार से यह बन गए वाक्य, इन सभी विनम्रतापूर्वक शब्दों का प्रयोग करके। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ें। आगे बढ़ते हैं। पाठ की विशेषताएं। अब यहाँ पर जैसे हमें दिया हुआ है पाठ का नाम, आपको कौन सा पाठ सबसे अच्छा लगा इस किताब में से, इस हमारी पुस्तक में से, आप उसके बारे में लिख सकते हैं। जैसे यहाँ दिया है पाठ का नाम नकली हीरे। चित्र कैसे हैं इसमें? सुंदर, रंग बिरंगे, स्पष्ट। इनकी रचनाकार कौन है? नीरा बेनेगल। और रोचकता कैसी है? आनंददायक है। अंत इसका सकारात्मक है। इसी प्रकार से आपको जो पाठ अपनी रुचि का लगता हो, आप उसके बारे में यहाँ पर लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए, हमारा आहार मेरी रुचि का पाठ है, हमारा आहार, तो यहाँ पर लिख दीजिए। उसके चित्र कैसे हैं? सुंदर हैं, रंग बिरंगे हैं और स्वादिष्ट हैं और पौष्टिक दिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ सब्जी और फलों के चित्र बने हुए हैं। इसी प्रकार से उसके रचनाकार का नाम, उसकी रोचकता कैसी है? वह शिक्षाप्रद है और आनंददायक भी है, तो यहाँ पर आप शिक्षाप्रद लिख सकते हैं। अंत उसका भी सकारात्मक था, उसका ज्ञानवर्धक था, बुद्धिवर्धक था। इस प्रकार से आप अपनी रोचकता का, अपनी मनपसंद, अपनी रुचि का पाठ यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आपकी चित्रकथा। अब ये होने वाला है बहुत ही मज़ेदार आपके लिए। यहाँ पर कुछ चित्र हमें दिए हुए हैं खाली, इनका हमें यहाँ पर डायलॉग लिखने हैं। इनकी अपनी मातृभाषा में प्रयोग करके हमें यहाँ पर इनकी बातचीत लिखनी है और इस चित्रकथा को पूरा करना है। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है। एक फल वाला है जो ताज़े फल बेच रहा है और एक व्यक्ति उससे फल खरीद रहा है। अब इनके बीच में क्या बातचीत हो रही है, चलिए। एक केला कितने का है? उसने पूछा एक केला कितने का है? तो फल वाला बोलता है 3 रुपए का एक केला। कितने रुपए का? 3 रुपए का एक केला है। अगले चित्र में वह केला ले लिया। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छा है। उसने केला खाया, क्या बोला? यह तो बहुत अच्छा। अब देखिए अगले चित्र में क्या है। उसने केला ले लिया और छिलका पीछे फेंक दिया। उसके पीछे एक कुत्ता भी आ रहा है। यह क्या कह रहा है? ये बोल रहा है अरे यह कुत्ता मेरा केला खा जाएगा। वह क्या सोच रहा है कि ये कुत्ता कहीं मेरा केला ना खा जाए। अब कुत्ता क्या कर रहा है? उस छिलके को देखकर भौंकने लगा और उसने उस छिलके को मुंह में उठा लिया। क्या बोल रहा है वह व्यक्ति? अरे यह छिलके का क्या कर रहा है? कुत्ते से उसने सोचा कि यह कुत्ता छिलके को मुंह में दबाकर कहाँ जा रहा है। और अंतिम में क्या हुआ? अंत में उसने कचरे के डब्बे में, यानी कचरे के दान पेटी में, कूड़े दान में इसको डाल दिया। और वो लड़का क्या बोला? सॉरी, मुझे सड़क पर केले का छिलका नहीं फेंकना चाहिए था, इसीलिए यह कुत्ता छिलके को देखकर भौंक रहा था। है ना? कितनी रोचक कहानी हमने बनाई। बच्चों, यह कहानी का चित्र आपको दिया गया है राम बाबू माथुर के द्वारा। ठीक है बच्चों, चलिए
अब हम आगे बढ़ते हैं। अंतर खोजिए। नीचे दिए गए दोनों समान चित्रों में हमें 5 अंतर खोजने हैं। आइए, बहुत मज़ा आएगा। सबसे पहले तो हम देखते हैं, यहाँ पर 2 पेड़ दिख रहे हैं, यहाँ पर एक पेड़ गायब है, तो एक तो पेड़ हो गया। दूसरा देखें, दूसरा इस बिल्ली की गर्दन पर एक बोटाई बंधी हुई है, कुछ बंधा हुआ है, जबकि दूसरे चित्र में वह गायब है, वह नहीं है। दूसरा हो गया अंतर ये। तीसरा देखें, अब आते हैं इस लड़की पर। इस लड़की की टी शर्ट देखो, यहाँ पर इसके कपड़ों पर एक सफ़ेद धारी है, जबकि यहाँ पर कोई धारी नहीं है। तो यह हो गया तीसरा अंतर। ठीक है बच्चों। चौथा, अब आते हैं इस बच्ची के पास में यह पड़ा पत्थर, इसके पास में एक छोटा सा पौधा है, जबकि यहाँ पर वो पौधा नहीं दिखाई दे रहा है ना। तो ये हो गया चौथा अंतर। और पांचवा और अंतिम अंतर क्या है कि इस घर के ऊपर यहाँ छोटी सी एक और खिड़की दी हुई है, जबकि इस चित्र में वह खिड़की गायब है। यह हो गए हमारे 5 अंतर। इन्हें आप भी अपनी पुस्तक में गोला लगा लीजिए। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ें। चलिए, अब हमें और अगली भी गतिविधि कुछ इसी प्रकार की है। नीचे दिए गए चित्र में पाठ में आए 5 शब्द छिपे हैं। अब हमें यहाँ पर अंतर नहीं ढूंढना, इस चित्र में हमें शब्द ढूंढने हैं। इस चित्र में कहीं शब्द छिपे हुए हैं। आप भी कोशिश कीजिए कि आप खुद से प्रयास करें, खुद से ढूंढ सकें। चलिए आइए, सबसे पहला तो यहाँ पर चित्र के अंदर दिख रहा है जांच। ये दिख गया शब्द जांच। दूसरी देखते हैं, ये लैंप में क्या लिखा है यहाँ पर, ये देखिए उधर किताबों के बीच में वहाँ लिखा है ईमानदारी। यह लिखा ईमानदारी, अपनी किताब में देखिए, आपको वहाँ पर शब्द दिख जाएगा ईमानदारी। तीसरा शब्द वह देखिए, हीरे का चित्र और लिखा है हीरा। हमारे पाठ में भी हीरों का जिक्र है। यहाँ लैंप पर एक और शब्द मुझे पहले ही दिख गया था, ये है राज। यहाँ पर दिखा है रा और ये जा, राजा। यहाँ पर एक और शब्द मिल गया। और एक और 5वां शब्द है, बिल्ली के ऊपर लिखा है जो है चुप। जो नवयुवक चुपचाप खड़ा था, तो वैसे ही चुप शब्द यहाँ पर बिल्ली के ऊपर लिखा हुआ है। यह 5 शब्द हमने इस चित्र में से खोज लिए, है ना बच्चों। चलिए अब आगे बढ़ें। पुस्तकालय से क्या आपने कोई चित्रकथा पढ़ी है? यदि हाँ, तो अपने सहपाठियों को उनके विषय में बताइए। आपने अन्य कोई भी चित्रकथा यदि पढ़ी हो, तो बच्चों आप वह अपने मित्रों से उसके बारे में बात कर सकते हैं, उस विषय में उन्हें बता सकते हैं। जैसे कि हम आपको बताएं, हमारे समय में जब बचपन में हम छोटे थे, हम आपकी उम्र के थे, तो एक चित्रकथा चलती थी जिसका नाम था चाचा चौधरी। हम उसे पढ़कर बहुत खुश होते थे। हम एक दूसरे से उसकी चर्चा करते थे कि इस वाले अंक में क्या कहानी आई, इस अगले अंक में क्या कहानी आएगी। इस प्रकार से यदि आपने कोई ऐसी चित्रकथा पढ़ी है, तो आप उसके बारे में अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को बता सकते हैं। ठीक है बच्चों। विद्यालय के पुस्तकालय में से कोई अन्य चित्रकथा ढूंढिए और अपने सहपाठियों के साथ पढ़िए। आप जाइए अपने विद्यालय के पुस्तकालय में, वहाँ पर चित्रकथा की पुस्तक निकाल करके और अपने सहपाठियों के साथ पढ़ने का प्रयास कीजिए। यह भी एक रोचक अभ्यास होगा आपके लिए, एक रोचक गतिविधि होगी। चलिए, अब हमने अभ्यास तो पूर्ण कर लिया है। इसी अभ्यास के साथ हमें अंत में एक और कविता दी हुई है। यह कविता है धूल और हवा के बीच में जो सामंजस्य है। जब भी कभी हवा चलती है तो धूल अपने आप उड़ने लगती है ना। जबकि धूल क्या हवा में होती है? नहीं, धूल तो ज़मीन पर लेटी होती है, धूल तो ज़मीन पर होती है। यह कविता दर्शाती है उसी हवा और धूल की मित्रता को। जैसे यदि आप घर में अकेले हैं तो आप भी सुस्त रहते हैं, आप सोते हैं या फिर आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही आपके मित्र आ जाते हैं, आपको आवाज़ देते हैं, तो आप उठ जाते हैं, आप भागने लगते हैं, आप उनके साथ खेलने चले जाते हैं। कुछ इसी प्रकार का सामंजस्य है यहाँ पर धूल और हवा की दोस्ती में। आइए पढ़ते हैं। हवा धूल को छेड़ के भागी, सोती धूल अचानक जागी। क्या हुआ? हवा धूल को छेड़कर भाग गई, यानी जैसे ही हवा चली उसने धूल को एक टल्ला मारा, छेड़ा और भाग गई। तो धूल क्या कर रही थी? धूल सो रही थी। सोती धूल अचानक जागी। उड़ी हवा के पीछे पीछे, हवा हो गई धूल के नीचे। अब क्या हुआ? जैसे ही धूल हवा के अंदर उड़ी तो धूल ऊपर हो गई और हवा नीचे हो गई। हवा हो गई धूल के नीचे। धूल खोजती आंखें मीचे, दाएं बाएं आगे पीछे। अब धूल देखती है कि कहाँ गई वो हवा जिसने मुझे जगाया। देखा तो हवा कहाँ थी? हवा तो धूल के नीचे थी।
धूल खोजती आंखें नीचे, दाएं बाएं आगे पीछे, हवा चल रही सांसें खींचे, नीचे नीचे धूल के नीचे। हवा कहाँ चल रही? अपनी सांसों को खींच कर, यानी बहुत रफ्तार से धूल के नीचे नीचे चल रही। और धूल कहाँ ढूंढ रही है? आसपास देख रही है, आगे पीछे देख रही है। ये कैसी एक मासूमियत, एक दोस्ती का परिचय यहाँ पर हवा और धूल के बीच में बताया गया है। कितनी मासूमियत से खेल रहे हैं, बिल्कुल इस चित्र में जैसे यह बच्चे खेल रहे हैं। देखिए यहाँ पर हवा में धूल उड़ रही है ना। लगा धूल को कुछ है गड़बड़, धूल धप्प से नीचे आई, धूल की आंख में धूल झोंक कर हवा हो गई हवा हवाई। क्या हुआ यहाँ पर? लगा धूल को कुछ है गड़बड़। धूल ने सोचा कि हवा अभी तो चली थी, कहाँ गई? धूल ऊपर हो गई, हवा नीचे हो गई। तो धूल धप्प से नीचे आई। जैसे ही हवा आगे पीछे हुई, धूल तुरंत नीचे आ गई। और धूल की आंख में धूल झोंक कर हवा हो गई हवा हवाई। जैसे ही हवा वहां से निकल गई तो धूल वापस नीचे गिर गई। और क्या किया? धूल की आंख में धूल झोंक कर। यहाँ पर यह मुहावरा उपयोग किया गया है, आंखों में धूल झोंकना, यानी कि किसी को बेवकूफ बना देना, किसी को उल्लू बना देना। इसी प्रकार से यहाँ पर उपयोग क्या किया गया है? धूल की आंखों में ही धूल झोंक कर हवा हो गई हवा हवाई। इसी प्रकार से यहाँ पर ये कविता धूल और हवा के मित्रता को दर्शाती है। यह कविता लिखी गई है श्याम सुशील द्वारा। इसके रचयिता कौन हैं? श्री श्याम सुशील जी। ठीक है बच्चों। तो बच्चों, इसी कविता के साथ हमने हमारे पाठ 7 नकली हीरे का अभ्यास पूरी तरह पूर्ण कर लिया है। आशा करता हूं आपको यह अभ्यास समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम पढ़ेंगे अपना अगला पाठ 8 ओणम के रंग। अन्य वीडियोस को देखने के लिए आप विजिट कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स का यूट्यूब चैनल, मोबाइल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इन सारी गिवन बोर्ड्स के लिए। आपको ई नोट्स और ई बुक्स का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।